यूपी बोर्ड का, बिहार बोर्ड का कोई सा सेट आप उठाकर देख लीजिए, हर सेट में प्रथम कोटि की अभिक्रिया से क्वेश्चन देखने को जरूर 100%। सो हेलो मेरे भाइयों और बहनों, कैसे हो आप सभी लोग? एकदम मजे में होंगे, स्वस्थ होंगे, ठीक है। आज हम क्लास 12th की केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 3 है उसका लेक्चर नंबर 7 देखने वाले हैं, जिसमें हमारा टॉपिक है प्रथम कोटि की अभिक्रिया। और प्रथम कोटि की अभिक्रिया इतना इंपॉर्टेंट है यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड के लिए, इतना इंपॉर्टेंट है कि आप इस चैप्टर को एक तरफ रख दीजिए और अकेले इस चैप्टर को तराजू के एक पल्ले में रख दीजिए, तब भी ये वाला चीज भारी रहेगा, इतना इंपॉर्टेंट है। यूपी बोर्ड का, बिहार बोर्ड का कोई सा सेट आप उठाकर देख लीजिए, हर सेट में प्रथम कोटि की अभिक्रिया से क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा, 100% मिलेगा। कोई कोई ऐसा सेट होगा जिसमें क्वेश्चन ना हो, कोई कोई नहीं तो हर सेट में हर साल इस टॉपिक से क्वेश्चन आना ही आना है 4 नंबर में। भाई बात समझ में? सो आज ये टॉपिक आपके दिमाग में फिट ना कर दिया ना भाई, तो आज ही आप मेरे को अनसब्सक्राइब करके चले जाना, आज ही अनसब्सक्राइब करके चले जाना, दोबारा कभी चैनल पर मत आना। लेकिन अगर आज ही आपको समझ आ गया है और आप नए स्टूडेंट हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करोगे और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करोगे। जिन्होंने पहले कर रखा है वो कमेंट करके जरूर जाएंगे कि सर सब कुछ क्लियर हो गया, सब कुछ। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्टिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सर प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं हैं कौन सी अभिक्रिया, कैसे इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। तो वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक पदार्थ का एक अणु का सांद्रण, सुनना भाई साहब, सिर्फ एक अणु की बात कर रहा मैं, यानी कि वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक पदार्थ के सिर्फ एक अणु का सांद्रण अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं हम कि सर जो इस प्रकार के अभिक्रिया के वेग को संतुष्ट करती हूं, जो इस प्रकार के अभिक्रिया के वेग को संतुष्ट करती हूं, इन्हें भी हम क्या बोलते हैं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। क्यों? क्योंकि इसमें वेग समीकरण में पावर कितनी आई है, घात कितनी आई है, 1, और जो वेग समीकरण में जितनी घात होती है उतनी कोटि की अभिक्रिया हम मान के चलते हैं, ठीक है ना। ठीक है सर, अब हम आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल की तरफ कि सर कौन कौन से प्रथम कोटि की अभिक्रिया के एग्जाम्पल है। एक दो एग्जाम्पल याद रखने बहुत जरूरी होते हैं, ठीक है, एक दो ही लिखवाऊंगा। जैसे सबसे पहला है हाइड्रोजन प्रोक्साइड। अगर आप हाइड्रोजन प्रोक्साइड का पीटी उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया कराओगे तो इसका विघटन हो जाएगा और विघटन से मेरे पास क्या बनेगा, H2O बनेगा, H2O बनेगा और साथ में नवजात ऑक्सीजन निकलेंगे। तो ये जो अभिक्रिया है ना, इस अभिक्रिया को हम बोलते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया। क्यों? क्योंकि इसमें जो H2O2 है ना, इसके सिर्फ एक ही अणु, इसका सिर्फ एक ही अणु इस पूरे अभिक्रिया के वेग को प्रभावित कर रहा। तो इसके लिए अगर मेरे को वेग नियम लिखना हो तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, R बराबर K H2O2। ये तो अभिकारक होता है भाई साहब, H2O2 की सांद्रता, और इसकी पावर कितनी, इससे इस वेग नियम से जो ये वेग है, वेग समीकरण है, इससे क्या पता चल रहा कि ये वाली अभिक्रिया सर एक कोटि की अभिक्रिया। कैसे पता चल रहा? क्योंकि सर यहाँ पे इसकी घात 1 है। आई क्लियर? हुई क्लियर बात? बहुत बढ़िया। दूसरा एग्जांपल देखो, मान लो आपको N2O5 का अपघटन कराना हो, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, इसका अपघटन कराना हो, तो जब इसका अपघटन होगा, जब इसका अपघटन होगा तो ये 2 मॉलिक्यूल NO2 में टूटता है और हाफ O2 में टूटता है। 2 मॉलिक्यूल NO2 में टूटता है और हाफ O2 में टूटता है। इसका भी जो N2O5 ये अभिकारक है, इसका सिर्फ एक ही अणु इस पूरी अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करता है। तो ये भी कितने कोटि की अभिक्रिया होगी, एक कोटि की अभिक्रिया होगी। इसके लिए भी सर हम वेग समीकरण कैसे लिख सकते हैं, कि N2O5 और इसकी पावर कितनी, 1। ये पावर 1 क्या बता रहा है कि सर ऊपरली वाली दी गई अभिक्रिया प्रथम कोटि की अभिक्रिया। ये भी हो गया आपका एग्जाम्पल। अब बताओ चीजें क्लियर हुई? यानी कि सर आपको इस वेग समीकरण में सिर्फ पावर 1 ही रखनी है, और ये अभिक्रिया प्रथम कोटि की अभिक्रिया वेग अभिक्रिया है जिसमें अभिकारक का सिर्फ एक ही अणु, अभिकारक का सिर्फ एक अणु पूरी अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करता होगा। इतना उतारिए, फिर हम इसकी समाकलित वेग समीकरण देखते हैं जो कि सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, और जो बच्चों को समझ ही नहीं आती, बहुत से टीचर्स बोलते हैं कि भैया सर रट लो क्योंकि इसमें समाकलन होगा। मैं आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा बेहतरीन तरीके से, आप इसे एक बार उतारो। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से आप हेडिंग डालिए समाकलित वेग समीकरण, ठीक है, डाल लीजिए। अब माना कि मैं अभिक्रिया लिख रहा हूं यहां पे कि A जो है वो परिवर्तित हो रहा है किसमें, उत्पाद में,
ठीक है, कोई उत्पाद बन रहा होगा, बी सी कुछ भी समथिंग। माना दी गई अभिक्रिया, माना दी गई अभिक्रिया प्रथम कोटि की है, प्रथम कोटि की है, एकदम सही बात है। मान लिया ये जो अभिक्रिया हो रही है कि ए से मेरे पास उत्पाद बन रहा है, ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। अब मैंने इसमें क्या मान लिया कि आगे मान लो कि ए की जो प्रारंभिक सांद्रता है, माना ए की प्रारंभिक सांद्रता, प्रारंभिक सांद्रता ए नोट तथा टी समय बाद, कुछ समय हुआ होगा, टी समय बाद इसमें एक्स मोल खर्च होने पर, एक्स मोल खर्च होने पर बची सांद्रता, प्रारंभिक सांद्रता ए नोट थी, एक्स इसमें से खर्च हो गई तो कितनी बचेगी, ए नोट माइनस एक्स बचेगी। आपके पास 5 टॉफियां थी, 3 आपने खा ली, कितनी बची, 5 में से 3 घटा दो सर 2 बची, तो जो बची सांद्रता होगी वो ए नोट माइनस एक्स होगी। तब वेग नियम से, यहां से कहानी स्टार्ट होती है, वेग नियम से, तब वेग नियम से, वेग नियम से कितनी मात्रा खर्च हुई है सर, एक्स मोल खर्च हुए हैं टी समय बाद, तो एक्स ही मोल उत्पाद के बने होंगे, एक्स ही मोल उत्पाद के बने होंगे। तो मैं यहां से जब वेग नियम से लिखूंगा तो आर बराबर आएगा के ए की तो सांद्रता लिखनी है भाई मुझे, और इसकी पावर कितनी 1। ठीक है बात, पहले दिन ही मैंने आपको बताया था कि मैं आर को सांद्रता में परिवर्तन लिख सकता हूं समय टी के साथ, सांद्रता में परिवर्तन लिख सकता हूं समय टी के साथ, तो मैं इसे यहां से ऐसे भी लिख सकता हूं dx बटे dt बराबर, dx बटे dt बराबर के, कितनी समय बच रही, कितनी सांद्रता बच रही टी समय बाद, टी समय बाद सर ए नोट माइनस एक्स सांद्रता बच रही, टी समय बाद की बात हो रही है। देखो भाई टी समय बाद इसमें एक्स मोल खर्च होने पर जो बची सांद्रता है वो ए नोट माइनस एक्स है, तो मेरे को ए नोट माइनस एक्स की वैल्यू यहां पर रखनी पड़ेगी, ए नोट माइनस एक्स, इसकी पावर कितनी रहेगी 1, किसी की पावर 1 का मतलब उतनी वैल्यू होती है, सही बात है, बहुत बढ़िया सर। मैं इसे ए नोट माइनस एक्स को नीचे लेके आ सकता हूँ, dt को उधर लेके जा सकता हूँ, ए नोट माइनस एक्स को नीचे लेके आ सकता हूँ, dt को उधर लेके जा सकता हूँ, तो मैं इसे लिख दूंगा यहां से कि dx बटे ए नोट माइनस का x बराबर में k डॉट dt, k डॉट dt। अब यहां से सारी कहानी स्टार्ट होगी, यहां तक तो सब बच्चे कर लेते हैं, यहां तक तो सब बच्चे कर लेते हैं, अब कहानी स्टार्ट होगी समाकलन करने पर। समाकलन कुछ नहीं होता भाई, एकदम सिंपल सी चीज है, आपको दोनों तरफ एक सांप से का चिन्ह लगा देना है। क्या करना है, सांप से का चिन्ह लगा देना, ऐसे कर देना, बस ऐसे, इसे बोलते हैं समाकलन, ऐसे लगा देना एक चिन्ह सा, इसे ही क्या बोलते हैं, समाकलन। अब इस वाले वैल्यू का जब मैं समाकलन करूंगा, इस वाले वैल्यू का जब मैं समाकलन, एक बार इसे उतारो भाई क्योंकि नीचे शायद कैमरे में नहीं आने का, ऊपर का मैं चीज रफ कर देता हूँ, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ ठीक है, कैमरा थोड़ा नीचे जा रहा था, मैंने उसे सेट कर दिया है। अभी देखो मैंने क्या बोला कि सर इसका समाकलन करने में, समाकलन कुछ नहीं है, सिर्फ ये सांप से का चिन्ह है, ठीक है ना। अब इसका समाकलन आप याद रखना कि इस वाली क्वांटिटी का समाकलन क्या होता है, समाकलन का मतलब होता है सिर्फ डी को हटाना, यहां से जैसे ही आप इस डी को हटाओगे तो उसका समाकलन बनता है माइनस का log ऑन द बेस ई ए नोट माइनस एक्स, ए नोट माइनस एक्स। ये वाली चीज बायोलॉजी वाले बच्चों को टीचर्स नहीं लिखवाते हैं, मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूं कि इसका आप ये जो वाली क्वांटिटी आपने लिखी है ना, समाकलन का मतलब कुछ नहीं होता, सिर्फ डी को हटाना होता है, लेकिन जैसे डी हटेगा तो एक्स बटे में ए नोट माइनस का एक्स बचेगा, तो इसके पूरे का समाकलन जब हम करेंगे तो माइनस का log ऑन द बेस ई ए नोट माइनस एक्स आएगा, ये ऊपर चला जाएगा और इसका हो जाएगा माइनस का log, ठीक है बात। जब इसका समाकलन करेंगे इधर वाले का तो k तो एक नियतांक है, k का तो कुछ नहीं होने का, k जो का तो बाहर,
dt आया है, dt में मैंने क्या बोला, सिर्फ d हटाना है, t जो का तो बचेगा तो t लिख दोगे भाई साहब। प्लस में एक चीज आप लिखोगे c, क्यों, और यहाँ पे जो c है ना, जहां c क्या है, c है समाकलन स्थिरांक। बस सारी कहानी अब इसकी बचती है। समाकलन तो हो गया, समाकलन तो हो गया भाई, इतना सा था समाकलन, सिर्फ इतना सा था समाकलन। ये सांप से का चिन्ह लगाना था। इसका पूरे का आता है माइनस का log ऑन द बेस ई ए नोट माइनस का एक्स, यहां से सिर्फ डी हटाना है, के टी प्लस में आ गया सी। अब ये सी है ना, सी हमारे पास समाकलन स्थिरांक है और सारी इसकी वैल्यू पर आगे की चीज डिपेंड करेगी। अब इसकी वैल्यू हम कैसे निकाल लेंगे वो बात करते हैं। अगर आपने हमारा पहले वाला लेक्चर देखा होगा जिसमें हमने शून्य कोटि का अभिक्रिया के समाकलित वेग समीकरण निकलवाई थी, तो मैंने आपको बताया था कि सी की वैल्यू हम एकदम शुरू से निकालते हैं, प्रारंभ वाली वैल्यू लेकर। यानी कि प्रारंभ की ए में, प्रारंभ में ए की सांद्रता कितनी थी, प्रारंभ में एक्स का मान कितना था, ये जो एक्स रखा हुआ है यहाँ पे तो एक्स की वैल्यू कर रहे हैं हम, एक्स का मान कितना था और टाइम कितना था। जो शुरू में तो जब अभिक्रिया शुरू ही होगी, जस्ट स्टार्ट ही होने वाली होगी, तो टाइम तो जीरो ही होगा उस टाइम। भाई एकदम शुरू की बात कर रहे हैं, जब अभिक्रिया शुरू ही नहीं हुई थी, एकदम शुरू में, तो टाइम तो जीरो मानना जाएगा, है ना, फिर टी समय बाद होगा। तो एकदम शुरू में बात करें हम, एकदम शुरुआत में, प्रारंभ में अगर हम बात करते हैं तो यहां से आपको पता चलेगा कि t की वैल्यू भी जीरो है और x की वैल्यू भी जीरो है। क्यों, x क्या है, x है मेरे पास खर्च होने वाली मात्रा, x मोल खर्च हो जाते हैं। और जब अभिक्रिया शुरू ही नहीं हुई तो मोल खर्च ही कहां तो होंगे, मोल भी कुछ नहीं खर्च होने का। भाई अगर अभिक्रिया जस्ट शुरू ही हुई है, एकदम शुरू ही हुई है, तो मोल तो कुछ खर्च ही नहीं हुआ। आपके पास शुरू में 5 टॉफी थी, स्टार्टिंग में 5 टॉफी थी, तो 5 ही तो होगी, खर्च थोड़ी हो गई वो, जब टाइम जीरो था। आपने बाद में खाई होंगी या खोदी होंगी कुछ समय बाद, 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, तभी तो कुछ वैल्यू घटी होगी। लेकिन हम एकदम शुरू की बात करें तो आपके 5 टॉफियां थी, खर्च कितनी हुई सर, जीरो खर्च हुई, तो वही तो मैंने लिखा है, खर्च की वैल्यू जीरो। टाइम कितना होगा सर, टाइम जीरो। अब ये वाली वैल्यू आप इस समीकरण में डाल दोगे, समीकरण को नाम मान लीजिए नंबर 1। अब इस वैल्यू को समीकरण 1 में डालने पर, जैसे आप समीकरण को समीकरण 1 में डाल लोगे तो क्या वैल्यू निकलेगी यहां से, मैं एक बार देख लूं कैमरे में चमक रहा है क्या, बिल्कुल चमक रहा है। तो क्या निकलेगी भैया, ये वाली वैल्यू यहां पर पुट कर दो फटाफट से। तो जैसे मैं ये वैल्यू पुट करूंगा यहां से, तो माइनस का log ऑन द बेस ई ए नोट जो का त्यों माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है, जीरो, एक्स की वैल्यू कितनी है, जीरो, बराबर में के, टी की वैल्यू कितनी है, जीरो, प्लस में सी, के की जीरो में गुणा करोगे जीरो हो जाएगा, जीरो को सी में जोड़ोगे सी आएगा, और सी बराबर ए नोट में से जीरो घटाओगे तो कितना बचेगा, ए नोट। यानी कि यहां से अगर मैं सी की वैल्यू निकालता हूं तो सी की वैल्यू आ जाएगी माइनस का log ऑन द बेस ई ए नोट, माइनस का log ऑन द बेस ई ए नोट। ये किसकी वैल्यू आ गई, सी की वैल्यू। अब ये C का मान समीकरण नंबर 1 में रख दो, यानी कि यहां पे आपने C का मान निकाल लिया। अब इस C का मान, ये जो C का मान है कहां पर रख दोगे, समीकरण नंबर 1 में। ये आपने C का मान निकाला। अब मैं ऊपर से रफ कर दूं, ठीक है, देखो भाई जरा, C का मान समीकरण 1 में रखने पर रखो भाई। सर समीकरण 1 है मेरे पास, ये माइनस का log ऑन द बेस ई ए नोट माइनस एक्स, ए नोट माइनस एक्स, के टी, के टी प्लस में सी, सी की वैल्यू है सर माइनस का log, माइनस का log ऑन द बेस ई ए नोट, ऑन द बेस ई ए नोट। ये किसकी वैल्यू है, सी की वैल्यू है। ये ब्रैकेट में लिखिए भाई, मैंने ब्रैकेट में। यहां तक सब चीज क्लियर है, कुछ नहीं करा मैंने, एकदम प्रारंभ में गए, जब टाइम जीरो था, एक्स की वैल्यू जीरो थी, ये वाली वैल्यू मैंने क्या में रखी, इस समीकरण नंबर 1 में रखी। यहां से एक्स की वैल्यू जीरो रखी, ए नोट में से जीरो घटाओगे ए नोट ही बचेगा, तो माइनस का log ऑन द बेस ई ए नोट बचा, माइनस का log ऑन द बेस ई, ये माइनस का log ऑन द बेस ई ए नोट बचा, बराबर में क्या था, के टी, टी की वैल्यू जीरो थी, के की टी जीरो में गुणा करोगे तो जीरो हो जाएगा, और प्लस में सी, जीरो को सी में जोड़ोगे तो सी बचेगा। सी की वैल्यू आ गई माइनस का log ऑन द बेस ई ए नोट। ये वाली वैल्यू उठा के मैंने वापस से समीकरण 1 में डाल दी, क्योंकि मेरे को सी की वैल्यू यहां से चाहिए थी, मैंने निकाल ली। अभी यही वैल्यू मैंने समीकरण 1 में डाल दी। समीकरण 1 में डालने पे ये ऐसी दिख रही है, सिर्फ इतना किया है। आगे से सोल्व करेंगे, जब हम इसे आगे सोल्व करेंगे तो ये वाली वैल्यू मैं उठा के
विघन के लिए माफी चाहता हूँ, हमारे यहाँ थोड़ा लाइट की प्रॉब्लम है तो गर्मी की वजह से हो जाती है। चलिए लाइट आ गया, स्टार्ट करते हैं अपन। ठीक है, उम्मीद है सारी चीजें समझ आ गई होगी यहाँ तक आप सभी को, है ना, सब चीजें समझ आ गई होगी। ये यहाँ से मैंने सी की वैल्यू निकाल ली और यहाँ पे आके समीकरण एक में पुट कर दी सी की वैल्यू। जैसी पुट करी तो मेरे पास ये समीकरण बनी। अभी जरा ध्यान से देखो, प्लस माइनस माइनस होगा और ये पूरे वाली माइनस की वैल्यू को अगर मैं इस बराबर के इधर ले जाऊं तो प्लस की हो जाएगी। माइनस को बराबर के इधर ले जाने पर प्लस की होती है, मैथ का नॉर्मल सी चीज है। तो जैसे ही ये प्लस होगी तो जो समीकरण है कुछ ऐसे बनेगी कि ये वाली वैल्यू तो होगी प्लस की, log ऑन द बेस ई ए नोट, ये वाली वैल्यू तो माइनस की है, माइनस log ऑन द बेस ई ए नोट माइनस एक्स। इधर क्या बचा, सिर्फ के टी बचा। इधर क्या बचा, सिर्फ के टी बचा। अभी कभी आपने ऐसे देखा है, ऐसे लिखा हुआ देखा हो आपने, log की प्रॉपर्टी देखी हो कि log ए फिर लिखा हुआ है माइनस का log ए माइनस बी, ऐसे करके कभी लिखा हो तो हम इसे डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं कि भैया log जो पहले वाली वैल्यू है उसे ऊपर रखेंगे और जो बाद वाली वैल्यू है उसे नीचे रख देते हैं, जो माइनस वाली वैल्यू है उसे नीचे रखते हैं और जो प्लस वाली वैल्यू होती है उसे ऊपर रखते हैं। ऐसे देखी होगी आपने, ये log का गुण है। अगर नहीं देखा तो याद रखो कि अगर कहीं पे भी ऐसी सिचुएशन आपको देखने को मिलती है कि log a माइनस b, है ना, ऐसी कंडीशन आपको कहीं भी देखने को मिलती है तो आप जो पहले वाली वैल्यू यानी कि जो प्लस वाली वैल्यू है दोनों का लोग तो सेम रख लोगे, ऐसे समझ लीजिए कॉमन ले लोगे और इस वाली वैल्यू को इस वाली वैल्यू से माइनस भाग दे दोगे अगर माइनस का चिन्ह आया हुआ है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहां से भी मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से सर मैं ऐसे लिख सकता हूं कि मेरे पास कंडीशन बनी हुई है log a माइनस b, ये वाली सिचुएशन बनी हुई है। तो मैं लिख सकता हूं कि दोनों का log कॉमन हो गया और पहले वाली वैल्यू प्लस की है तो पहले वाली वैल्यू को दूसरे वाली वैल्यू से भाग दे देंगे क्योंकि ये वाली वैल्यू माइनस की है। तो a नोट माइनस के x से हम क्या दे देंगे, इसे भाग। आई इतनी बात समझ में? और बराबर में क्या बचेगा, बराबर में बचेगा सर kt, बराबर में क्या बचेगा, kt। अब यहां से आगे हम सोल्व करने का ट्राई करेंगे, इसे आप एक बार में से उतार लो, फिर मैं से पूरे को रफ कर रहा हूं। दोस्तों मेरे पास वो समीकरण क्या बनी है कि सर kt बराबर आया है log, ये ऑन द बेस ई है, यहाँ पे ऑन द बेस ई है देखो, ठीक है ना, log ऑन द बेस ई ए नोट बटे में ए नोट माइनस का एक्स, ये बचा है। सही बात है। अब मेरे को इस log e को log 10 में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि हम जितनी भी वैल्यू पढ़ते हैं ना, जैसे log 10 का मान 1 होता है, log 10 की पावर 2 का मान 2 होता है, ये सब, तो ये सब हम log ऑन द बेस 10 की वैल्यू पढ़ते हैं। किसकी, log ऑन द बेस 10 की। जैसे आपको न्यूमेरिकल के अंदर log की वैल्यू दी जाएगी ना कि log 2 की वैल्यू ये है, log 3 की वैल्यू ये है, log 5 की वैल्यू ये है, log 15 की वैल्यू ये है, वो सब आपको log ऑन द बेस 10 की वैल्यू दी जाती है, ना कि log e की। तो log e को आप log 10 में बदलोगे और log e को log 10 में बदलने के लिए, log e को log 10 में बदलने के लिए आपको पता होना चाहिए कि जो log ऑन द बेस e की वैल्यू होती है वो log ऑन द बेस 10 इंटू 2.303 होती है। ये वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कि सर log ऑन द बेस e की वैल्यू होती है log ऑन द बेस 10 इंटू 2.303। अब ये वाली वैल्यू log e की वैल्यू इस वाली समीकरण में डाल देंगे जो कि मेरी समीकरण नंबर 2 थी। जैसे ही मैं इस वाली वैल्यू को इसमें डाल लूंगा तो यहां से kt बराबर बनेगा 2.303, 2.303, फिर क्या है log 10 और इधर क्या है a नोट बटे में a नोट माइनस एक्स। सही बात है। टी को इधर लेके आऊंगा, टी को इधर लेके आऊंगा तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा के बराबर 2.303 बटे में टी log 10 ए नोट बटे ए नोट माइनस का एक्स। ये आपका वो फॉर्मूला है जो आपको डायरेक्ट रटवाया जाता है कि भैया ऐसे करके बस आप इस फॉर्मूले को रट लेना। जबकि मैंने आपको सारी चीजें एक्सप्लेन की है, उम्मीद है आपको पूरी की पूरी इक्वेशन को समझ आ गया होगा कि कैसे आपको पेपर के अंदर लिखनी है, क्या इस पूरी समीकरण के अंदर आखिर हो रहा है। आई बात समझ? अगर हल्की फुल्की सी कमी रहेगी हो तो आप एक बार खुद से लिख के देखना, बिना देखे, जो आपने कॉपी पर नोट्स बनाए होंगे एक बार अच्छे से उनको नोट्स को शांति से पढ़ना, समझना कि कैसे कैसे सर ने बताया था। उसके बाद बिना देखे एक बार लिखकर, एक दो बार लिखकर प्रैक्टिस करना, तो आपको सारी चीजें एकदम से क्लियर हो जाएंगी, सब की सब।
ठीक है बात। तो ये आपकी समीकरण आ गई, और इसका मात्रक काफी इंपॉर्टेंट है, मात्रक लिख लीजिए। इसका मात्रक देखो जरा, ये सांद्रता है ए नॉट, प्रारंभिक सांद्रता थी ए नॉट माइनस एक्स, ये क्या है, बची हुई सांद्रता है बाद में, कितनी टॉफी आपके पास बच गई थी। तो ये भी सांद्रता, ये भी सांद्रता, तो इससे ये मात्रक खत्म हो जाएगा। इसका मात्रक मोल पर लीटर, इसका मात्रक मोल पर लीटर, मोल पर लीटर से मोल पर लीटर कट गया, लोग का कोई मात्रक ही नहीं होता। 2.303 एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसका भी कोई मात्रक नहीं है। टाइम का मात्रक बचा सिर्फ, और टाइम का मात्रक, समय का मात्रक क्या होता है, या तो सेकंड में होता है, सेकंड इनवर्स, या घंटे में भी हो सकता है, या मिनट में भी। मैं यहाँ पे सीधा समय लिख रहा हूँ, समय मिनट में भी हो सकता है। अगर पेपर में आपको वैल्यू मिनट में दी हुई है तो आप मिनट में मात्रक लिखोगे, सेकंड में दी हुई है सेकंड में मात्रक लिखोगे, घंटे में दिया घंटे में लिखोगे, ठीक है ना। मैं समय लिख रहा हूँ, और समय बटे में है ना, समय बटे में है ना, तो उसका मात्रक हो जाएगा समय इनवर्स, समय इनवर्स, या इसे हम बोल सकते हैं सेकंड इनवर्स, या इसे हम बोल सकते हैं मिनट इनवर्स, या हम इसे बोल सकते हैं आवर इनवर्स, यानी कि घंटा इनवर्स। मैंने सारे इसके मात्रक लिख दिए हैं। अब हम शून्य कोटि की अभिक्रिया और जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया, इसका अर्धायुकाल कल के लेक्चर में देखेंगे कि कैसे हम अर्धायुकाल निकालते हैं। इसके बाद फिर इसके सारे के सारे न्यूमेरिकल को चीरफाड़ कर देंगे भाई। एक लेक्चर या दो लेक्चर में सारे के सारे लगभग 3-4 टाइप के न्यूमेरिकल बनते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया पर, 3-4 टाइप के, 3-4 नहीं 3-4 टाइप के न्यूमेरिकल बनते हैं। हम सारे के सारे टाइप के न्यूमेरिकल को एकदम बेहतरीन तरीके में समझाएंगे। जैसे वो एक तो न्यूमेरिकल जो सबसे फेमस आता है कि सिद्ध कीजिए कि अगर हमारे पास कोई प्रथम कोटि की अभिक्रिया है और वो जितना वैल्यू उसकी खर्च हो रही है उसका अर्धायुकाल 10 गुने के बराबर होता है, ऐसे करके एक आता ना सिद्ध करने वाला न्यूमेरिकल, तो वो भी हम सिद्ध करेंगे। ठीक है, आज का लेक्चर काफी बड़ा हो चुका है, लेकिन काफी मजा आया होगा आपके लेक्चर के अंदर। प्लीज अगर आप नए हो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका एक सब्सक्राइब से, आपके एक लाइक से बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है, हिम्मत मिलती है ना। क्योंकि बिना किसी फल के अगर हम किसी चीज को करते हैं जिससे हमें कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा हो तो बहुत निराशा होती है। तो रिस्पॉन्स मिलता रहना बहुत जरूरी है। आपके एक सब्सक्राइब, आपके एक लाइक से के लिए ही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। आप जितना सपोर्ट करोगे मैं भी उतने बेहतरीन तरीके से, उतने बेहतरीन एफर्ट से आपको उतने अच्छे तरीके से समझा पाऊंगा चीजों को। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जरूर मत भूलना। उम्मीद है लेक्चर जरूर पसंद आया होगा, डेफिनेटली आपको लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके।